नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां एमपी में 5 दिनों में कोरोना के 76 नए केस के बीच उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। एमपी की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 2 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। हालांकि इन चुनाव परिणामों से ना तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष की सेहत पर कोई बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसे 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मुकाबला बताया जा रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर कि उपचुनाव में फिलहाल बीजेपी एक्टिव और कांग्रेस क्या नदारद नजर आ रही है। सवाल यह भी है कि क्या सहानुभूति की लहर पर सवार होंगी बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि 2 सीट ऐसी हैं जिन पर बीजेपी का कब्जा था और 2 सीट ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस का कब्जा था, तो दोनों के लिए ही सहानुभूति फैक्टर क्या मायने रखेगा। सवाल यह भी है कि कांग्रेस के मुकाबले क्या बीजेपी ज्यादा इस वक्त आक्रामक दिख रही है। इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। अगर चुनावी कार्यक्रम की बात करें तो नोटिफिकेशन की तारीख 1 अक्टूबर, नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर, नाम वापसी की तारीख 13 अक्टूबर, वोटिंग की तारीख 30 अक्टूबर और मतगणना यानी नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। उधर तारीखों के ऐलान होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। चुनाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपनी तैयारी की है। सरकार के जन कल्याणकारी कामों को लेके भी जनता के बीच में जाएंगे और हमें विश्वास है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। निश्चित तौर पर स्वागत है और कांग्रेस की पूरी तैयारी है। हमारे जो भी प्रत्याशी थे प्रोबेबल उन सबको बता दिया गया और वो है, और कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से मुकाबला करेगी, क्योंकि आज इनके पास 15 महीने में कुछ करने को नहीं, सौदेबाजी की सरकार। बहरहाल ये तो बात हुई अपने अपने दावों की, लेकिन जमीनी सच्चाई भी क्या ऐसी ही है? इसे शिवराज और कमलनाथ के उदाहरण से समझते हैं। शिवराज लगातार एक्टिव मोड में है तो कमलनाथ सेहत की वजह से उतने एक्टिव नहीं दिख रहे। शिवराज चुनाव वाले क्षेत्रों में जा रहे हैं, जबकि कमलनाथ अभी सर्वे और बैठकों तक ही सीमित है। शिवराज रैलियों में लगातार कमलनाथ पर हमला कर रहे हैं, जबकि कमलनाथ ट्विटर के जरिए ही निशाना साध रहे हैं। शिवराज जगह जगह मंचों से सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, जबकि विपक्ष मुद्दों पर घेर नहीं पा रहा। शिवराज उपचुनाव वाले प्रत्येक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति लगभग दर्ज करा चुके हैं, जबकि कमलनाथ अक्टूबर से दौरा शुरू कर सकते हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी के दावों के बीच फिलहाल जो जमीनी सच्चाई है वो सभी के सामने है। अब बात मुद्दों की, यहाँ भी 2 अहम सवाल हैं। क्या उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी सहानुभूति की लहर पर लड़ेगी या फिर मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे? आइए दोनों ही एंगल से इसे समझते हैं। पहले बात सहानुभूति कार्ड की। दरअसल खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा था। यहाँ 2019 के चुनाव में बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान चुनाव जीते थे बीजेपी की ओर से। अब की बार नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन का नाम चल रहा है कि खंडवा से ही बीजेपी की अर्चना चिटनिस और कृष्ण मुरारी मोघे भी दावेदारी जता रहे हैं। वहीं रैगांव विधानसभा सीट पर 2018 के चुनाव में बीजेपी के जुगल किशोर बागड़ी जीते थे। बीजेपी यहां पर बागड़ी के बेटे पुष्पराज को टिकट देने की तैयारी में है। वहीं 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने पृथ्वीपुर जोबट सीट पर कब्जा जमाया था। पृथ्वीपुर सीट पर कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह राठौर ने जीत हासिल की थी। उनके निधन के बाद उनके बेटे नितेंद्र सिंह राठौर अब की बार प्रबल दावेदार है। वहीं जोबट से कांतिलाल भूरिया के बेटे और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को टिकट देने की चर्चा है। विक्रांत भूरिया जोबट से विधायक रही कलावती भूरिया के रिश्तेदार भी। इधर सहानुभूति कार्ड को लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता गोपाल भार्गव ने कहा है कि हमेशा सहानुभूति के सहारे जीत नहीं मिलती। ये तो बात हुई सिंपैथी कार्ड की। अब बात मुद्दों की। आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो उपचुनाव में अहम रह सकते हैं? तो इसका जवाब है ओबीसी आरक्षण, आदिवासी, बारिश और बाढ़, हिंदुत्व, महंगाई, बेरोजगारी,
कानून व्यवस्था, कोरोना महामारी, सरकार की योजनाएं और 15 महीने बनाम 15 साल। बहरहाल उपचुनाव में हार जीत से कांग्रेस और सत्तारूढ़ बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बीजेपी ने तो मिशन 2023 को ध्यान में रखते हुए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की कोशिश है कि उसे इन चुनावों में जीत हासिल हो सके ताकि सूबे की जनता के बीच गलत संदेश न जाए। यही वजह है कि शिवराज और उनकी पूरी टीम जहां मुकाबले के लिए तैयार दिख रही है, तो वहीं टीम कमलनाथ अभी सियासी पिच पर आके बल्लेबाजी करने के बजाय पवेलियन पर ही बैठकर मैच की रणनीति बनाने में जुटी है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए। उमेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। कुछ देर में जयंत वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन शुरुआत उमेश शर्मा जी आपसे। तैयारियां पूरी हैं आप लोगों की, लगातार बयानबाजी हो रही है, जीत के दावे भी हैं, लेकिन जनता को सर ये तो बता दें अब कि उम्मीदवार कौन होंगे। अब तो घोषणा हो गई है चुनाव की, अभी भी डर है कि कहीं उम्मीदवार सामने आ जाए तो फिर वो जो खींचतान होती है पार्टी के अंदर वो ना हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अभय भाव से राजनीति के क्षेत्र में काम करती है। ना हम सशंकित है, ना दबाव में है, ना भय में है, और ना किसी प्रकार की आशंका से ग्रस्त हैं। पर चूंकि हमारा अपना एक आंतरिक लोकतंत्र है, हमारी अपनी एक कार्य पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव में उम्मीदवारी का निर्धारण होता है, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी प्रदेश चुनाव समिति है वो नामों का पैनल तैयार करती है, और उसके बाद जो अंतिम मोहर लगाता है वो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संसदीय बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है। उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ वो से सब प्रोसेस तो ठीक है सर उमेश शर्मा जी, हमें पता है इस प्रोसेस के थ्रू चीजें होंगी, लेकिन सवाल ये है ना कि ये पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव तो नहीं हो रहा, केवल 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें भी इतना समय, इतनी स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है क्या? और अक्सर हम देखते हैं जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो अमूमन उसी परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है। क्या इस बार ये फैक्टर काम नहीं कर रहा सहानुभूति का? आपको लगता है इसीलिए इतनी चर्चाएं भी हैं, या उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा ये उम्मीद की जाए? नहीं लोकेश जी, कहाँ विलंब हुआ है? चुनाव आयोग ने आज सुबह लोकेश जी, मैं आपकी बात का बहुत विनयशीलता से प्रत्युत्तर देता हूँ। आज सुबह चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें तय करी है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी प्रदेश चुनाव समिति है उसकी संभवतः 2-3 दिन के भीतर भीतर बैठक हो जाएगी, और उस बैठक में मुझे लग रहा है कि काफी कुछ जो परिदृश्य है वो सामने आ जाएगा। और जहां तक आपका एक मूल प्रश्न है कि क्या सहानुभूति के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कभी भी भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि चुनाव में जो उम्मीदवारी तय होती है या चुनाव का जो मुख्य बिंदु होना चाहिए वो अंततः जनता का दृष्टिकोण होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए। तो हम जो चुनाव लड़ेंगे वो सहानुभूति के मुद्दे पर नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करा है, उन सब बिंदुओं के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। हम अपना ऑडिट रिपोर्ट जनता के सामने रखेंगे और अंततः जनता अंकेक्षक के रूप में उस पर मोहर लगाएगी। तो हमारा जो चुनाव का मुद्दा है वो सिंपैथी तो कतई नहीं होगा, सहानुभूति नहीं होगा, और निश्चित रूप से हम जो है अपनी सरकार के कामकाज के आधार पर चुनाव के मैदान में उतरेंगे। चलिए, मैं अवनीश बुंदेला जी आपके पास आता हूं। अभी तक तो पवेलियन में बहुत स्ट्रेटेजी बन रही है सर, और हमें पता है थोड़ा स्वास्थ्य भी कमलनाथ का इस वक्त ठीक नहीं है, इस वजह से बहुत ज्यादा दौरे नहीं हो रहे हैं उनके, लेकिन अब तो चुनावी बिगुल बज गया है सर। अब पवेलियन में बैठने से काम नहीं चलेगा, अब तो उतरना पड़ेगा मैदान में। लोकेश जी, एक बात आप समझिए, सबसे पहले तो एक नया चश्मा खरीदिए आप, ठीक है? मेरा निवेदन है आपसे, विनम्र निवेदन है, ठीक है? और सबसे खास बात आप समझे, भाजपा में ना तो अकेले शिवराज जी है और कांग्रेस में ना अकेले कमलनाथ जी। आप समझिए, कमलनाथ जी के अलावा भी और भी वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री रवि जोशी हैं, सज्जन सिंह वर्मा हैं, कांतिलाल भूरिया हैं, अजय सिंह हैं, जीतू पटवारी हैं। आप पता तो करें साहब कि निरंतर दौरे चल रहे हैं हमारे, ठीक है? नहीं तो इस बार लड़ाई सीधे कमलनाथ वर्सेस शिवराज की नहीं है। ये सुनिए, आप लोग तो इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं ना, कमलनाथ के 15 महीने का काम, वही चीजें दिखाते हैं जाकर, कमलनाथ के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे।
ये माहौल आप लोग ही बनाते हैं सर, ये मीडिया माहौल नहीं बनाता है। कमलनाथ सुनिए कमलनाथ जी के 15 महीने के काम के लिए जरूरी नहीं कि रोज कमलनाथ जी मैदान में आपको दिखे। अगर उनका स्वास्थ्य खराब है, कुछ व्यक्तिगत कारण है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वैसे भी 2 तारीख को कमलनाथ जी आ रहे हैं, उसके बाद जो तैयारियां हैं, आप ये तो कह नहीं सकते कि हमारी तैयारियों में कहीं कमी। आप देखें हमारे संगठन प्रभारी बन चुके हैं विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, वो काम कर रहे हैं। अभी से नहीं, पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रभारी सह प्रभारी काम कर रहे हैं, हमारी यूथ कांग्रेस की टीम काम कर रही है, हमारी आप देखें एनएसयूआई की टीम काम कर रही है, महिला कांग्रेस विंग अलग काम कर रही है। देखिए ये मत कहिए, आप अगर ये कहेंगे तो मुझे इस पर घोर आपत्ति नहीं। रिपोर्ट में हमने दिखाया कि कमलनाथ के दौरे होंगे अक्टूबर में और उनका स्वास्थ्य का कारण भी बताया, लेकिन आप लोग क्या ये कहना चाह रहे हैं इस बार कि ये लड़ाई इस बार कमलनाथ वर्सेस शिवराज की नहीं है सीधे सीधे? देखिए एक बात आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर इस बार चुनाव लड़ेंगे? सर पिछला चुनाव भी हमने देखा है कि चेहरों पर ही हुआ है। इससे पहले जब उपचुनाव हुए थे वो भी चेहरे पर ही हुआ था। लोकेश जी अगर मुझे आप बोलने देंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आप समझिए एक बात को। देखिए जब भी 2 बड़े नेता होते हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक शिवराज जी हैं मुख्यमंत्री, तो निश्चित तौर पे चुनाव तो हमेशा दोनों के 2 ध्रुवों के बीच में होगा। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि ना तो अकेले भाजपा में शिवराज जी हैं, ना कांग्रेस में अकेले कमल, और भी कई सारे नेता हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड के तो बकायदा काम कर रहे हैं। श्रेणी के नेता आप देखें दौरे निरंतर चल रहे हैं। अब अपन बात आएंगे मुद्दों पर। ठीक है, मैं आपको बता दूं भाजपा तो मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रही। भाजपा के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, सफलता इनकी कुछ है नहीं गिनाने के लिए, कोई सफलता। ये कह रहे हैं सफलता इनकी जन कल्याणकारी, कौन सी जन कल्याणकारी योजना साहब? आपके इसके ऊपर जाओगे कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई और 50-50 हजार के रेमडेसिविर इंजेक्शन बिके, कि इसके ऊपर जाओगे कि ऑक्सीजन की कमी से 1.5 लाख लोग सिर्फ 1 महीने में मारे गए अप्रैल के महीने में, या इसके ऊपर जाओगे कि निरंतर आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बहू बेटियों पर बलात्कार हो रहे हैं, या इसके ऊपर जाओगे कि रेत माफिया निरंतर हावी है? कोई जवाब तो दे दें आप। और सबसे बड़ी बात, कल की ही घटना मैं आपको बता दूं, इनकी जैसे आज की घटना से इनके प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हैं, वो कमलनाथ जी की जाति पूछते हुए मशरूफ है, समझिएगा त्यागी साहब। और इनके वरिष्ठ नेता हैं रामेश्वर शर्मा जी, वो जोधाबाई का चरित्र हनन करने में ज्यादा व्यस्त हैं, क्षत्रिय समाज का अपमान करने में ज्यादा व्यस्त हैं। उनको देखिए, आप मुझे बताएं, अगर ये सरकार सकारात्मक काम कर रही होती त्यागी साहब, तो आप सकारात्मक बात करते ना। चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव की तारीख आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी कमलनाथ की जाति पूछ रहे हैं, इससे शर्मनाक कोई बात है? जब बीडी शर्मा पैदा नहीं हुए होंगे, जब वो नाड़ा बांधना नहीं जानते, वो 6 साल से कमलनाथ जी लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश का, अपने क्षेत्र का, कांग्रेस पार्टी का। तो इस तरह के जब सवालात आपके नेता आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे ना त्यागी साहब, तो मैं ये कहूंगा ये भाजपा का डर है, भय है। चुनाव की तारीखों में मैं एक चीज पूछता हूं, मैं एक मूल सवाल पर वापस आता हूं सर, मुद्दों को लेकर भी सवाल पूछता मैं आपसे, चलिए उसका जवाब दीजिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हर जगह पर आप ये कह रहे हैं कि कमलनाथ को टारगेट किया जा रहा है, रैलियों में जाकर शिवराज हो, बीडी शर्मा हो या बीजेपी के अन्य नेता हो, उनको सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है। ठीक, आप ये कह रहे हैं गंदी राजनीति, हाँ गंदी राजनीति, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए कि प्रत्याशी कौन होंगे ये पता नहीं है अभी कांग्रेस के भी, कमलनाथ एक्टिव नहीं है, तो फिर इसका क्या जो बी ग्रेड सी ग्रेड टीम है वो इसको डिफेंड करेगी वहां पर जाकर लोगों के बीच? आपको लगता है जब सीधे अटैक कमलनाथ पर है तो जवाब भी कमलनाथ को ही देना पड़ेगा सर? एक बात ध्यान रखें, शिवराज जी जो हैं और पूरी सरकार जो है सरकारी खर्चे पर पर्यटन करने जाती है, कभी जन दर्शन यात्रा लेकर चले जाएंगे, कभी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर चलेंगे। ये नहीं देखते 115 का पेट्रोल हो गया, निरंतर हम इन पर फाड़ डाल रहे बेचारी गरीब जनता पर, ये नहीं देखते। उन्हें तो अपनी रैली ब्रांडिंग से मतलब है त्यागी साहब, उनको कोई डर थोड़ी है। नहीं तो आप खर्चा तो करना पड़ेगा सर आपको, उनके पास सरकार है तो आप आरोप लगा सकते हैं कि सरकारी खर्चे पर हो रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा, दौरे तो कराने पड़ेंगे। जिस व्यक्ति पर सीधे अटैक हो रहा है उसको एक्टिव होना पड़ेगा, और वो 2 पद पर हैं, वो नेता प्रतिपक्ष भी है, वो अध्यक्ष भी है। बड़े आश्चर्य त्यागी साहब, पता है यहाँ मुझे आपकी इस बात पर आपत्ति ये है कि आप विपक्ष से कितने सवाल पूछे, जनता देख रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता देख रही है, सत्ता पक्ष से आपको नहीं, आप ये कह दीजिए कि एक्टिव हैं हमारे कमलनाथ वहां पर, आप ये कह रहे हैं कि उन पर अटैक किया जा रहा है, उन पर जाति पूछी जा रही है, तो जवाब कौन देगा सर इसका? जनता को बुंदेला जी बताएंगे, खुद कमलनाथ बताएंगे सर, तो ज्यादा असर जाएगा। मैं तो आपके पक्ष में सवाल पूछ रहा हूँ।
आपको कहा ना कि सिर्फ ना तो कांग्रेस में अकेले कमलनाथ जी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में, ना भाजपा में अकेले शिवराज जी हैं, और भी कई नेता होते हैं। एक व्यक्ति से कोई भी दल नहीं बनता। और मेरी तो एक बात बताते हैं हिमांशु जी, मैं पूछना चाहूंगा, मैं खुद छत्री सवाल से आता हूं, रामेश्वर शर्मा ने ऐसा बयान क्यों दिया? अगर रामेश्वर शर्मा की जगह ये कहता कि क्या जोधा भाई ने आई लव यू कहा, क्या कैसे मिले, तो क्या आज आप कार्यक्रम नहीं रखते? अगर यही बयान कोई कांग्रेस नेता देता तो आज आपके कार्यक्रम का एजेंडा, ये तो हम तय कर लेंगे सर, वो बिल्कुल हम तय करेंगे। आज चुनाव की घोषणा हुई है और सर तय होता है वो आप लाइन तय नहीं करेंगे सर, वो हमारा, वो हम तय करेंगे, वो हमारा काम है। हम जनपद, आप ये तो बता दो कि आई लव यू कहा तो उनने पूछा नहीं, ये हमारा काम है सर, हम क्या तय करेंगे? आप सवाल पूछ सकते हैं, आप सवाल पूछिए उमेश शर्मा जी से, हमें क्या मुद्दा उठाना है वो हम तय करेंगे। आप सवाल पूछ लीजिए उमेश शर्मा जी से। हाँ त्यागी साहब, मैं उमेश शर्मा जी से पूछता हूँ कि रामेश्वर शर्मा जी, ये भी शर्मा वो भी शर्मा, उमेश सिंह, रामेश्वर शर्मा जी ने जो अपमान किया जोधा भाई का, उसका जवाब दे दे मुझे, बोलिए, ये जवाब दे दे। बोलिए उमेश शर्मा जी, राजा भारमल की सुपुत्री का जो अपमान किया है उसका जवाब दे दे मुझे, ये जवाब दे दे उमेश जी, बोलिए। ठीक है अवनीश जी, अवनीश जी मैंने बहुत धैर्यपूर्वक आपको सुना है और मुझे लगा है कि आपको समय भी पर्याप्त मिला है और मैंने क्षण भर भी आपको कहीं टोका टोकी नहीं करी है। मेरा बहुत विनम्रता से निवेदन है कि हमें जवाब देना पड़ेगा सर। ठीक है, मैं सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं अक्सर, पता नहीं क्यों वो अटैक पर आ जाता है। उत्तर देता हूं, समय ना मिले तो दिक्कत, सवाल पूछे जाएं तो दिक्कत। बोलिए। मैं विनम्रता से आपके एक एक सवाल का जवाब दे देता हूं। एक तो लोकेंद्र जी, मूल विषय यह है कि भारत के इतिहास का दुरालेखन करा गया है और भारत के इतिहास के साथ बहुत विकृत रूप से छेड़छाड़ की गई है और यह आज से करी गई है, ऐसी नहीं है। यह देश की आजादी के बाद से रोमिला थापर जैसे जो इतिहासकार थे, जो कांग्रेस के टुकड़ों पर और विलासिता पर पलते थे, पहुंचते थे और बढ़ते थे, इन सब लोगों ने, मैं अविनाश जी आपकी बात का जवाब दे रहा हूं ना, अब आप बीच में मत बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूं, 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 आप थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए। आप मुझे, अरे आप सुनिए तो सही, आप आकलन क्यों कर रहे हैं कि मैं क्या उत्तर दूंगा? आप आकलन क्यों कर रहे हैं कि मैं क्या उत्तर दूंगा? आप आकलन क्यों कर रहे हैं कि मैं उत्तर दूंगा? अरे आप आकलन क्यों कर रहे हैं कि मैं उत्तर क्या दूंगा? बुंदेला जी सुन लेते हैं, जोधा भाई का नाम, आप मुझे इस बात का जवाब दें। रामेश्वर शर्मा पहले सुन लेते हैं, फिर काउंटर कीजिएगा। हाँ हो गई, आप जवाब तो लीजिए ना। आप जितने विचलित हो रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको तो इस बात पर विचलित होना चाहिए था कि हमारी ऐसी अमर छत्राणी के बारे में इतिहास में इतना विकृत लेखन करा गया है, जोधाबाई जैसी महान राजपुतानी के बारे में उसको अकबर की हरम में उसकी बेगम बता दिया गया। आपकी तो आपत्ति इस बात से होना चाहिए, आपको तो आपत्ति इस बात से होना चाहिए। रामेश्वर शर्मा पर आपको आपत्ति हो रही है, आपके भीतर का राजपूत का खून तो आपको तो आपत्ति इस बात पर होना चाहिए थी। अब आप थोड़ा सा चुनाव पर आ जाते हैं। आप आपत्ति रामेश्वर शर्मा पर कर रहे हैं। एक मिनट सर बुंदेला जी घंटे पुरानी बात का जवाब, बुंदेला जी थोड़ा सा चुनाव पर भी बात कर लेते हैं सर। एक मिनट नहीं चुनाव पर जितनी चर्चा मैंने की, नहीं आप सुनिए देखिए त्यागी साहब, आपने चुनाव के अलावा आपने पूरी चर्चा कमलनाथ जी पर की, तो मैंने भी आपसे ये, कमलनाथ चुनाव से जुड़े हुए हैं ना सीधे तौर पर, वो प्रदेश अध्यक्ष है सर, प्रदेश अध्यक्ष है वो, नहीं जुड़े। वीडी शर्मा को लेकर आपने सवाल पूछा, उसका मैं जवाब दे लेता हूँ। मुझे पता, पूरी डिबेट नहीं निकालेंगे ना सर इस पे। मुझे आप बता, एक मिनट मुझे आप बता, वीडी शर्मा ने जुड़े, अरे आप भाजपाई हो, निरंतर कमलनाथ जी पर आप आरोप लगाते हो, गंदगी फेंकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखें उमेश शर्मा जी, आसमान पे छूटा मूल पर आके गिरता है, और आज वीडी शर्मा ने वही काम किया, वीडी शर्मा ने वही काम किया, वीडी शर्मा ने कमलनाथ जी से आती पूछी। आप मुझे बताएं, वीडी शर्मा जब पैदा नहीं हुए थे तब से कमलनाथ जी लोकसभा में प्रवेश कर रहे हैं। अरे मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, वीडी शर्मा होते कौन है? किसी व्यक्ति की एक मिनट
है। एक मिनट सर, उमेश शर्मा जी, अब थोड़ा सा मुद्दे पर आते हैं सर, भटकते नहीं हैं। ठीक है, बयानबाजी तो होगी सर, और पिछले चुनाव में भी हमने देखा है कि किस किस तरह की बयानबाजी हुई है, दोनों तरफ से हुई है। उस पर डिबेट में जाएंगे तो रोज इसी तरीके से समय ज़ाया होगा। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त जो असल मुद्दा है कोविड का, और उस समय जिस तरह की व्यवस्थाएं रहीं, जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उनकी भी जान कोविड की वजह से ही गई, इस वजह से उपचुनाव भी हो रहे हैं, क्या इसलिए भी थोड़ा सा इस फैक्टर से बचना चाहती है बीजेपी, सहानुभूति का जो फैक्टर है, क्योंकि फिर वहां पर पता चलेगा कि कोविड की वजह से ही इन लोगों की जान भी गई है, क्या इसलिए बचने की कोशिश है यहां से? नहीं लोकेश जी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा कि हमारे वैचारिक अधिष्ठान में कभी भी संवेदनाओं के आधार पर चुनाव लड़ने और जीतने की परंपरा नहीं रही है ना। हमने कभी इस प्रकार की जब इस तरह के चुनाव होते हैं उमेश शर्मा जी, हमने ये भी नहीं देखा ना कि इस तरीके से उसको बहुत सीरियसली लेकर और पूरी सरकार वहां पर घोषणाएं करे, वहां पर कार्यक्रम तय हों, इस तरह की चीजें भी ना, या तो ये माना जाए कि दमों की बौखलाहट है एक तरीके से, जो हार हुई इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है पार्टी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हम तो चाहते हैं, हम कांग्रेस पार्टी के मित्रों से इस आत्ममुग्धता की अपेक्षा करते हैं। हम तो चाहते हैं कि आप दमोह मॉडल को पैटर्न मारकर चुनाव लड़िए। आपको लगता है कि दमोह आपके संगठन की जीत थी और इस भ्रम के साथ आप बाकी के चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप अपने इस भ्रम को बनाए रखिए। हम चाहते हैं कि आपकी आत्ममुग्धता बरकरार रहे। हम अपने आधार पर चुनाव लड़ेंगे और हम किसी भी बात से आशंकित नहीं है। कोरोना काल के बावजूद भी मध्य प्रदेश का विकास रुकने नहीं दिया गया। महामारी होती है, स्वाभाविक रूप से उसको महामारी इसीलिए कहा जाता है कि वहां पर मानव के प्रयास शिथिल हो जाते हैं। और उस महामारी के दौर में भी न केवल सरकार, अपितु भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर नागरिकों के उस संकट में अपनी भूमिका का निर्वहन करा है। हमने केवल आरोपों की राजनीति नहीं करी है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस भद्दे और गंदे तरीके के साथ कोरोना के काल में आरोपों की राजनीति करी है, उसका जवाब जनता देगी। हम तो प्रतिबद्धता के साथ मैदान में खड़े हैं, चुनौतियां स्वीकार करके खड़े हैं। हमने कोरोना को परास्त करा है। 84 करोड़ वैक्सीनेशन भारत की सरकार ने करवाए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 99% जो है वो वैक्सीनेशन का पूरा पहला डोज कंप्लीट हो गया है और दिसंबर तक हम मध्य प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। बुंदेला जी से मैं आखिरी सवाल, बुंदेला जी, ये सवाल ये है कि ये कहा जा रहा था कि आपके तो 3 नाम तय हो गए हैं सर, कब तक घोषणा हो रही है उन 3 नामों की? और जो एक बड़े नेता आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो इस उम्मीद में है कि लोकसभा का टिकट उन्हें मिलने जा रहा है, तो क्या उस पर सहमति बन पाई है? देखिए 8 तारीख तक नाम की घोषणा हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। लगभग सहमति बन चुकी है और लोग जो प्रत्याशी हैं, जो संभव प्रत्याशी, वो क्षेत्र में जाकर काम कर रहे हैं, आपने देखा। लेकिन मूल मुद्दा ये है त्यागी साहब की जो चुनाव, जो इस बार का जो उपचुनाव है, देखिए इसमें जनता ने मन बनाया, क्योंकि जनता त्रस्त है। आपने देखा जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता बढ़ते हुए जो क्राइम आपराधिक गतिविधियां हैं उनसे त्रस्त है। जनता को दुख इस बात का है कि 28 उपचुनाव में भी यही बोला था आपने। जिस समय 28 सीटों का चुनाव हुआ था ना, ये 40 अब पुरानी हो गई है। कुछ नए पांडुलिपि लिखिए, कुछ नया लिखा बंद करिए। तो 28 उपचुनाव, चलिए समय नहीं है सर मेरे पास। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो किसकी 40 काम आती है चुनाव में, ये जल्दी हमें पता चल जाएगा। अक्टूबर महीना है, लेकिन ये सियासी खींचतान इस अक्टूबर में इसी तरीके से चलती रहेगी, क्योंकि अंत में जाकर चुनाव होना है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।